Hi everyone. So this video is mainly important for all those students who are preparing for SAT BBA और ये लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग का एक तरह से सैम्पल पेपर ही मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बट मैं 15 क्वेश्चंस लेके आया हूँ इस सेशन में। एंड ये 15 क्वेश्चंस एग्जैक्टली रेप्लिकेशन आप मान सकते हो, रेप्लिका मान सकते हो उन प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस की जैसे कि पूछे गए हैं। अपकमिंग जो आपका एग्जाम है इसमें डेफिनेटली ये हेल्प करेगा। वीडियो को लास्ट तक इसलिए भी जरूर देखना है क्योंकि आप क्वेश्चन अकेले सॉल्व नहीं कर रहे होंगे, इनके साथ साथ में इनके अराउंड जो कॉन्सेप्ट्स रहेंगे आई विल एक्सप्लेन दीज कॉन्सेप्ट्स एज वेल। ठीक है। और दूसरी बड़ी बात, हम इस पूरे वीडियो को किस तरह से देखने वाले हैं, हर क्वेश्चन को आप खुद से पहले पॉज करिएगा एंड देन सॉल्व करना खुद से। जब समझ में नहीं आएगा देन आप उसके सॉल्यूशन को भी देखेंगे जो हम आपको बताने जा रहे हैं, और इस तरह से हम आगे पूरे सेशन को देखेंगे। तो कहीं ना कहीं आप एंड ऑफ द सेशन ये फील करेंगे कि आप कितना कुछ लर्न कर पाए हैं, और साथ साथ में आप अपना इसमें स्कोर भी चेक करना कि जो मैं 15 क्वेश्चंस रखने वाला हूँ वीडियो के लास्ट में आप प्लीज जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हुए हैं। ठीक है। जो भी हमारा आंसर आएगा और जो आपका आंसर आएगा अगर वो मैच कर रहा है मतलब आपने करेक्ट क्वेश्चन किया हुआ है। इस तरह से हम लास्ट में कमेंट बॉक्स में प्लीज आपका स्कोर जरूर मेंशन करना और वीडियो को लाइक जरूर कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। एंड ऐसी ही ये सीरीज चल रही है ऑलरेडी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो सो दैट अदर एजुकेटर्स के आपको वीडियोस भी रेगुलर मिलते रहे। दिस इज राघवेंद्र द्विवेदी। वी आर जस्ट स्टार्टिंग विद द फैंटास्टिक सेक्शन ऑफ SAT BBA. दिस इज लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज फ्रॉम सिलॉजिज्म्स। यहाँ पर अगेन पॉज कीजिएगा वीडियो को एंड खुद से एक बार ट्राई करना। एंड इसके ऑप्शंस नहीं है, मैं करेक्ट आंसर इसका लिखूंगा, उस पर आप मैच कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। सम ARB एंड नो VAC गिवन है। दिस इज A, दिस इज B, सम A इज कॉमन विद B, no B is C. So we can create figure like this, no B is C. अब यहाँ पे क्लियरली एक एक कंक्लूजन को चेक करना है। अगर आपने इन कंक्लूजन को ठीक से लर्न कर लिया जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इन डिटेल, तो कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ी बहुत छोटी सभी प्रकार की जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो एक बार रिवाइज कर पाएंगे। सम बी आर ए, यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि ए सम पार्ट में और बी सम पार्ट में एक दूसरे के साथ कॉमन है, तो सम बी आर ए इज ऑल्सो ट्रू। सम ए आर नॉट सी, मोस्टली बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो एक तरीके से इसका रॉन्ग आंसर दे देते हैं। सम ए आर नॉट सी हमें ढूंढनी है। वी आर जस्ट चेकिंग इज देयर एनी सम ए। ए के दो पार्ट हैं, एक पार्ट जो एक का बी के साथ कॉमन है, एक पार्ट ए का जो बी से अलग दिख रहा है, दैट इज अननोन पार्ट ऑफ ए, जो कि बी के साथ कॉमन है नहीं है वी डोंट नो। दिस इज अननोन एरिया फॉर बी। लेकिन हमें नहीं पता कि ये सम ए कौन सा हो रहा है, लेकिन डिमांड क्या हो रही है, सम ए ऐसा पार्ट ए का ढूंढिए, सम पार्ट ऑफ ए ऐसा ढूंढिए जो सी नहीं है। तो हमने ढूंढना है क्या ऐसा कोई सम ए है जो सी नहीं है। एग्जैक्टली इस सैडेड एरिया को हमने नाम दिया है दिस इज सम पार्ट ऑफ ए, जो कि बी के साथ कॉमन है। यही वो सम पार्ट ऑफ ए है जो सी नहीं हुआ। क्यों, हमें गिवन है कोई भी बी सी नहीं है, तो ए का वो पार्ट जो बी के साथ कॉमन हो रखा है वही वाला पार्ट सी नहीं होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, B और A ये कॉमन है और कोई भी B C नहीं है, तो A का वो पार्ट जो B के साथ कॉमन हो रखा है वही पार्ट C नहीं होगा। तो ये चीज हमें क्लियर है, राइट। इस तरह से तो ये कंक्लूजन क्या माना जाएगा, एक वैलिड कंक्लूजन माना जाएगा। नो A इज C। अगेन अब देखो A का और C का बस ये वाला पार्ट है जो हमें पता है कि कॉमन नहीं है। दिस सम पार्ट ऑफ A इज नॉट कॉमन, ये हमें पता है। बट दिस रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए, इसको भी हम सम ए बोल रहे हैं, दिस इज बेसिकली अननोन। अब आप इस पे कुछ भी सर्टेन नहीं बोल सकते, दिस इज अननोन। अब ये अननोन है तो आप इस पर डिसीजन ये नहीं ले सकते कि ये कॉमन नहीं है। अंडरस्टूड। तो ये एक रॉन्ग माना जाएगा। ऐसा होना इज जस्ट अ पॉसिबिलिटी, नॉट नेसेसरीली ट्रू, दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग। ऑल सी कैन बी ए, क्या सी को हम पूरी तरह से ए के साइड में कॉमन करा सकते हैं? यस, दो तरीके हैं इसके। देखो अगर स्टेटमेंट फिगर से देखा जाए, स्टेटमेंट के कॉम्बिनेशन से देखा जाए तो इनकी जो डिमांड है कि ऑल सी को ए करना है, तो ऑल सी को हम अगर उठा के इसके अंदर रख दें तो कैसे फिगर बनाया जा सकता है, जस्ट लाइक दिस इज ए एंड दिस इज बी,
जो कि ऑलरेडी कह रखा है इन्होंने सम ए आर बी। तो ये वाला सेंटेंस हम ऑलरेडी सेटिस्फाई कर चुके हैं, वी आर जस्ट क्रिएटिंग अ पॉसिबल फिगर। अब क्या चाह रहा है, नो बी सी मेंटेन रहना चाहिए और साथ साथ में इनकी जो डिमांड है वो भी फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, नो बी सी हम कर दें और ऑल सी ए के अंदर हम कर देते हैं। जरा सोचिएगा, ऑल पार्ट ऑफ सी, जो इनकी डिमांड है कि ऑल सी को हम ए कर सकते हैं क्या, तो ऑल सी हमने ए के अंदर रख दिया, जबकि हमें पता है कि सी और बी का रिलेशन कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होने का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा सी आप देख पा रहे हैं कि ए के अंदर रखा जा सकता है। तो जो डिमांड है, विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट वी कैन क्रिएट सच फिगर। if we can create such figure then this is valid. Okay, now next conclusion, all a can be b। तो ये नेचुरली हम देख पा रहे हैं, नॉर्मली हम देख पा रहे हैं कि भाई a का सम पार्ट हमें पता है कि कॉमन नहीं है किसके साथ, this sum part of a is not common with c, this sum part of a is common with b, but this sum part of a is not common with c, ये हमें पता है ऑलरेडी। तो जब ये चीज पता है तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ऑल ए सी हो सकता है, ऑल ए सी नहीं हो सकता। ठीक है, ऑल ए सी नहीं हो सकता क्योंकि इस वाले सम ए ने रेस्ट्रिक्शन डाल दिया कि इसके कारण से मैं सी के साथ कॉमन नहीं हो सकता। ठीक है, चलो तो इसका जो फाइनल आंसर है, एक बार आप अगर चेक किए होंगे तो फाइनल जो कंक्लूजन है वो क्या क्या बन रहा है, 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4 इज, या इसी की जगह आप क्या लिख सकते हैं कि फॉलो। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है 1, 2 एंड 4। ये अगर आपके करेक्ट है मतलब आपका क्वेश्चन करेक्ट है, आप एक पॉइंट, एक मार्क अपने आप को दे सकते हैं। सो लास्ट में मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपका कितना स्कोर आया है आउट ऑफ दीज 15 क्वेश्चंस, ये कमेंट बॉक्स में डाल के रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम कोडिंग एंड डिकोडिंग। अब इसके अराउंड भी कई सारी जो इंफॉर्मेशन है वो हम समझने की कोशिश करेंगे, बट फिलहाल इसको टारगेट करते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अगेन पॉज करिएगा एंड देन सॉल्व करिएगा। इसका सॉल्यूशन मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ, देखिएगा। यहाँ पर हमें ये रिलेट करना है कि लेटर का नंबर से रिलेशन कैसे जाता है। तो जी और ओ का रिलेशन 32 से हमें चेक करना है। हमें इनकी प्लेस वैल्यूज पता है, जैसे जी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 7 और ओ की होती है 15, बट 7 और 15 से 32 का मल्टीप्लिकेशन एडिशन कुछ से करने से कोई 32 तक नहीं पहुंच पा रहा है। फिर हम क्या देखें, हम कहीं ना कहीं ऐसे देख सकते हैं कि जी का अपोजिट लेटर होता है टी। किस तरह से, आपको ये पता होगा कि ए बी सी डी अप टू एम, फिर एम के बाद हम लिखते क्या है एन, करते करते डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। तो ये जो आमने सामने लेटर है ए जेड बी वाई सी एक्स, दीज आर अपोजिट ऑफ ईच अदर। इस हिसाब से जी टी के अपोजिट आएगा, एन ओ के अपोजिट क्या आता है एल, और रिस्पेक्टिवली अगर आप इनकी प्लेस वैल्यू देखेंगे तो टी 20 नंबर पे पड़ता है और एल 12, और इन दोनों को अगर आप सम कर देंगे तो 20 + 12 इज नथिंग बट 32। सो द लॉजिक ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि जो अल्फाबेट्स हैं उनके अपोजिट लेटर लिखिएगा और उनकी प्लेस वैल्यू का सम, इसका कोड गिवन है। तो यही काम हम करने वाले हैं किस पे, वाइस पे। ठीक है, तो वाइस में क्या दिया हुआ है हमें देखिएगा VICE। अब इसका क्या कोड बनेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, V का अपोजिट, I का अपोजिट, रिस्पेक्टिवली इन सबके अपोजिट्स लिख लेंगे। तो V का अपोजिट क्या हो जाता है, याद होना चाहिए ये हमें, है ना, इट्स E। I का होता है R, C का होता है X और E का अगेन V। इन सब की जो प्लेस वैल्यूज है इन सब का सम करना है हमें। तो E होता है 5, 18, प्लेस वैल्यू मतलब पोजीशन वैल्यू, जस्ट लाइक A is 1, B is 2, C is 3, D is 4, इस तरह से Z is 26। तो इनकी पोजीशन नंबर है ना, X का होता है 24, V का होता है 22। इन सबको हमें क्या करना है, इन्होंने सम किया है तो हमें भी सम करना पड़ेगा, है ना। इन सबको सम करेंगे, देखो यूनिट पे क्या आएगा, 8 5 13 4 17 2 19, 9 आएगा, यूनिट प्लेस पे 9 आएगा। 9 सिर्फ एक जगह है तो 69 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फाइनल आंसर है 69, ऑप्शन ए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज का और ध्यान रखना, जैसे कि मैंने आपको कमेंट किया था कि भाई हम इसके अराउंड और भी चीजें बताएंगे। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी नंबर जब भी कोड में मिलता है, मैं जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि इस वर्ड का कोड क्या मिल रहा है, नंबर मिल रहा है। तो नंबर कितने तरह से मिल सकते हैं, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे चलो अच्छा, मैं एग्जाम का ही नाम लिख रहा हूँ, SET इज कोडेड एज। अब इसको मैं तरह तरह से लिख सकता हूँ। अगर मैंने लिख दिया सपोज 3 एंड
एग्जाम इज कोडेड एज 4, तो आप इजीली रिलेट कर पाओगे कि नंबर ऑफ लेटर 3 है तो उसका कोड 3 है, नंबर ऑफ लेटर इस वर्ड में 4 है तो उसका कोड 4। इजीएस्ट पार्ट हो गया। चलो दूसरी तरफ करते हैं। अगर इसी वर्ड का कोड सपोज मैं कर देता, लेट्स से दिस इज 15 एंड कुछ भी, चलो अच्छा इसी को ले लेते हैं, एग्जाम इज कोडेड एज 20, देन व्हाट इज द लॉजिक? अभी भी सेम है, बस एक और एडिशनल ऑपरेशन कर दिया। क्या कर दिया? नंबर ऑफ लेटर्स में 3 इंटू 5 कर दिया, नंबर ऑफ लेटर वर्ड में जितने हैं इंटू एक पर्टिकुलर नंबर, जो कि इस बार मैंने 5 ले लिया, कुछ और भी हो सकता है, तो ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर कितने हैं? 4 इंटू 5, सेम ऑपरेशन, नंबर ऑफ लेटर इंटू 5 रिजल्ट, नंबर ऑफ लेटर इंटू 5 रिजल्ट, ठीक है। तो एक लॉजिक ये भी हो सकता है कि वर्ड में जितने नंबर ऑफ लेटर है वो भी हो सकता है। नेक्स्ट, अगर सपोज मैं इस वर्ड का जो कोड करूं वो कर दूं 19520, एक बड़ा सा नंबर लिख दूं मैं, तो आपको दिमाग में सीधी एक जगह हिट होनी चाहिए, दीज आर नथिंग बट द प्लेस वैल्यू इन सीक्वेंस ऑर्डर। S is 19th letter, E is 5th letter and T is 20 नंबर का लेटर। सो ये डायरेक्ट हमने क्या कर दिया है, these are nothing but the place value of letters, place value of letter, ठीक है ना। तो इस तरह से चीजों को आपको करने की कोशिश करना है, राइट। अब अगर मान लेते हैं कुछ और भी मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, सपोज एक और कोड बना रहा हूँ, एक ही वर्ड से मैं मल्टीपल लॉजिक आपको क्लियर कर रहा हूँ। सपोज सेट का मैं कोड यहाँ पे कर दे रहा हूँ 8 2 2 7, मैंने ऐसा कर दिया, सेट का कोड कर दिया 8 2 2 7। अब यहाँ पे हो क्या रहा है एग्जैक्टली, S का ऑपोजिट होता है H और H का प्लेस वैल्यू होता है 8, E का ऑपोजिट होता है V का प्लेस वैल्यू होता है 22 एंड T का ऑपोजिट होता है G जिसका प्लेस वैल्यू होता है 7। सो दीज आर नथिंग बट द प्लेस वैल्यू ऑफ ऑपोजिट लेटर। ये क्या है? ये डायरेक्ट प्लेस वैल्यूज हैं। ये सेट के अल्फाबेट की अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू हो चुकी है इस टाइप से, ठीक है ना। वन ऑफ द लॉजिक में भी कि मैं कह दूं कि सेट इज कोडेड एज 44, लो सेट इज कोडेड एज 44, बस। यहाँ पे अब आपने क्या देखा कि ये जो लॉजिक मैंने लगाया है, लॉजिक क्या हुआ है, जो अल्फाबेट्स हैं सेट, इनकी जो प्लेस वैल्यू है, S इज 19, समझिएगा, S इज 19, E इज 5 एंड T इज 20, इन सब को मैंने क्या कर दिया है, सम कर दिया है। 19 एंड 5 होता है 24, 24 एंड 20 इज 44। तो इस तरह से इसका कोड मिल गया। तो क्या हुआ, सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ लेटर्स, ठीक है। सो दिस इज द कोड। तो ऐसे कुछ आपको नंबर और इनके अराउंड कोड मिल सकते हैं। एक चीज और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, कभी भी कोई भी लेटर कन्वर्जन हो सकता है, तो वो कैसे हो सकता है, जस्ट लाइक यू हैव सपोज यू हैव A-E-I-O-U, ये आपने लॉजिक देखा होगा। तो इनके अगर सीक्वेंस वाइज देखा जाए, जैसे ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है 1, इसका होता है 5, ये होता है 9, 15 एंड 21। सो ये जो मैंने लिखे हैं दीज आर प्लेस वैल्यू ऑफ द लेटर्स। बट अब मैं जो लिखने जा रहा हूँ उसको समझिएगा, 1 2 3 4 5, ये जो मैंने लिखा है दिस इज कॉल्ड वॉवेल सीक्वेंस। तो इसके अराउंड भी क्वेश्चन आ जाते हैं। कहीं भी आपको ओ की जगह 4 दिखे, आप समझ जाइएगा इन्होंने सीधा उसका सीक्वेंस रिप्लेस कर दिया है। ओ को 4 लिखा है मतलब वॉवेल सीक्वेंस का यूज किया हुआ है, ठीक है ना। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे लिख देता, यहाँ पे सेट लिखा हुआ है ना क्वेश्चन, इस सेट का कोड में कुछ भी ऐसे कर दूं जहाँ पर हर एक लेटर को 2-2 से मैं बदल रहा हूँ। जो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट क्या है, फर्स्ट और लास्ट, तो इसको 2-2 प्लस कर दे रहा हूँ, तो ये बन जाएगा U। S का +2 किया तो U बन गया, और T का +2 करूंगा तो क्या बन जाएगा, V बन जाएगा, एंड E में डायरेक्ट रिप्लेस कर दूंगा 2। तो अगर SET का कोड U2 भी लिखा हुआ है तो आप अचंभित मत होइएगा
ई का कोड इन्होंने क्या रिप्लेस किया है, टू, मतलब वॉवेल सीक्वेंस से रिप्लेस कर दिया। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने मिल जाते हैं, तो परेशान मत होना है, आराम से इनको रिलेट कर सकते हो। तो नंबर कन्वर्जन कैसे कैसे हो सकता है इसके बारे में मैंने बताया। अब आते हैं कुछ अदर टाइप के कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चंस, यहाँ पर समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अपने आप में। जब भी आप अगेन पॉज कीजिए एंड सॉल्व कीजिए। सर्टेन कोड बिल्डर का हमें गिवन है, इन अ सर्टेन कोड बिल्डर इज कोडेड एज दिस, देन हमें सीलिंग का कोड बताना है। तो अब ये चीज हमें पता करनी है कि जब भी हमें नंबर ऑफ लेटर कई सारे गिवन हो, स्पेशली 4 से 5 से ज्यादा नंबर ऑफ लेटर गिवन हो, तो आपको पहले ये अप्रोच कर लेना चाहिए, BUILDER, वर्ड लिख के जस्ट नीचे उसका कोड लिखना चाहिए। क्या है उसका कोड, JV, एक एक लेटर के नीचे पहले एक एक लेटर प्लेस करो सही से, KSFE, ये हो गया। अब इनके रिलेशन को आइडेंटिफाई करो, कैसे देखो, हर एक अल्फाबेट की आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा क्विक वे में हेल्प करता है, जैसे 2, 21, 9, 12, 4, 5, 18, इनकी रिस्पेक्टिव प्लेस वैल्यू है, दिस इज 10, 22, 3, हालांकि वो क्लियरली दिख रहा है, पर फिर भी एक इजी स्टेप के लिए आप इस तरह से चीजों को कर लेंगे तो एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगी। अब जब भी मैंने बोला कि मोर देन 4 या 5 लेटर है, तो आपको करना क्या है, एक छोटी सी चीज है जो करना है। 7 लेटर है तो फर्स्ट 3 अलग कर लो, लास्ट के 3 अलग कर लो, और इन पे आपको अप्लाई क्या करना है, देखो 2 से 3 रिलेट कर रहा है तो B का +1 C, U से V हो रहा है तो U+1 V, I से J हो रहा है I+1 J, तो इन तीनों पे ही क्या हो रहा है, +1 लॉजिक लगा है। L12 है, K11 है, तो इस पे क्या लगा है, -1। फिर देखो D से E हुआ है, E से F, पैटर्न वही है जो फर्स्ट हाफ पे वैसे ही पैटर्न है, तो यहाँ पर भी D का E का हर एक का +1 हो रहा है, तो ये लॉजिक हमने पता कर लिया। एग्जैक्टली सेम वे में हम क्या करेंगे, इस पे अप्लाई कर देंगे। हमारे पास क्या है, SEALING। अब आप समझ गए होंगे कि हमें करना क्या है, तो इनको एक्सचेंज करो पहले, तो इन तीनों का कोड +1 के तहत एक्सचेंज करना है, इसको -1 अप्लाई करके करना है, तो L12 होता है -1 करके क्या हो जाएगा, K, ठीक है। इन तीनों को एक्सचेंज करके ही +1 करके रखना है, जो इन्होंने किया है जैसा वैसा हमें अप्लाई करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो A की जगह +1 B, E की जगह F, S की जगह T, G की जगह H, N की जगह O, I की जगह J, BFTK HOJ, BFTK HOJ एग्जैक्टली मिल रहा है ना। हमें ये भी ध्यान देना है, इधर उधर उल्टा नहीं कर देना, जैसे BFTK यहाँ पर भी मिल रहा है लेकिन JOH है, वहाँ HOJ आ रहा है, तो HOJ कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन ए में। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो बी केयरफुल, सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये नेचर वाइज अगर देखा जाए तो इजी एग्जाम है। वन ऑफ द टाइप जहाँ बच्चे जनरली फंस जाते हैं, तो उसकी एक सॉफ्टवेयर या सीधा सा जो तरीका है सॉल्व करने का, वो मैं समझाता हूँ आपको। पहले तो हमें टारगेट क्या करना है कि कौन सा वर्ड पूछा गया है, सीधा वही देखो। जैसे BK का पूछा गया है, सो जस्ट चेक वेयर इज BK, ये रहा BK, और देखो और कहाँ है, ये रहा BK। तो इन दो सेंटेंसेस से इनका रिलेशन मिल रहा है। अब ये देखो कि इन दोनों ही पार्ट में BK कॉमन है, BK के अलावा AT वो नहीं है, SS वो भी नहीं है, द ओनली BK इज कॉमन इन राइट साइड, सो देयर शुड बी ओनली वन वर्ड कॉमन इन लेफ्ट साइड। अब देखो इन दोनों में क्या ऐसी चीज है जो कॉमन आ रही है, ठीक है। तो न्यू वो भी नहीं है, बैंक बैंक मिल गया, तो द ओनली वर्ड जो कि कॉमन है वो है बैंक, तो बैंक BK के लिए यहाँ पे रेफर होगा, ठीक है। अब अगर सवाल ये होता है कि सर अगर हमें अदर वर्ड भी पूछे जाते तो कैसे पता चलता, तो सीधी सीधी सी बात है, देखो बैंक पता चल गया, और जहां जहां बैंक होगा उसको हटा दे, इट्स बैंकिंग नॉट बैंक। बैंक और बैंकिंग टू डिफरेंट वर्ड कंसीडर करने चाहिए, ठीक है। फिलहाल अगर कोई न्यू का पूछता तो ये देखो न्यू कहाँ है, यहाँ पर आ रहा है, और कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इन दोनों में हमें देखना पड़ेगा। न्यू के अलावा कोई और कॉमन है क्या, देखो बैंक ऑफिसर इनमें नहीं है, ओनली न्यू कॉमन है, मतलब इनके राइट साइड में फर्स्ट में और थर्ड में अकेली एक चीज कोई कॉमन मिलेगी, और वो है NA, तो NA इट इज कॉल्ड न्यू, तो न्यू का NA से रिलेशन चला गया। अब एक चीज देखो यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग है वो ये है कि ये जो बच रहा है हमारे पास ऑफिसर, दो रिस्पेक्टिव पता चल गए, ऑफिसर बचा हुआ है, तो इसको किसी से कॉमन देखने की नीड नहीं है, कॉमन करके भी कर सकते हो, लेकिन बचा हुआ था तो OR हमें पता चल जाएगा।
और यहाँ से ऑफिसर का ओआर पता चल गया तो यहाँ पर भी मार्क कर दो, जिससे कि रिमेनिंग चीजों का पता चल जाए कि क्या हो रहा है। ठीक है, जैसे इनका अगर पता करना है तो इनके लिए हम क्या करने वाले हैं, इन यहाँ पर कॉमन है और यहाँ पर कॉमन है, इन दो में कॉमन है तो राइट साइड में इन दो में कोई एक चीज कॉमन होगी, यहाँ पे 80 कॉमन आ रहा है, देखिएगा। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग कि सिस्टम बचा यहाँ से और यहाँ से एसएस बचा, ये आपस में एक दूसरे के लिए रेफर कर रहे होंगे। तो सिस्टम्स ये पता चल गया है ऑलरेडी कि सिस्टम का कोड क्या है, एसएस है। ठीक है, तो यहाँ से बैंकिंग का सिस्टम पता चल जाएगा, बैंकिंग जो कहीं कॉमन नहीं है तो रिमेनिंग बैंकिंग था और रिमेनिंग टीपी था तो बैंकिंग का कोड टीपी हो जाएगा। और यहाँ से यूनिफॉर्म अकेला बच रहा है तो यूनिफॉर्म का कोड क्या हो जाएगा, एमयू हो जाएगा। इस तरह से हर चीज रिलेट हो जाएगी। अब इसमें कितना भी आपसे पूछ लिए जाए यू कैन सॉल्व इजीली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरा बहुत फेवरेट है ये क्वेश्चन, मतलब डिफिकल्ट नहीं है बट इसकी जो पूछने का तरीका है वो होता है। देखो, इफ दिस वर्ड इज रिटन एज दिस, तो ये वर्ड हो गया और ये उसका कोड हो गया। Which word is written as, इस बार पूछा क्या है आपसे ध्यान रखिएगा, इस बार उन्होंने वर्ड पूछा है। जनरली होता क्या है, this word is coded as this, then find the code for this word, वर्ड का कोड पूछा जाता है। और इस बार क्या है, उल्टा कर दिया वर्ड। तो हमें भी क्या करना है, याद रखो, हमें वर्ड और ये कोड, ये तो दिया है हमें कोड, तो हम कोड से वर्ड पता करने जा रहे हैं ना। तो यहाँ पर भी हम, ये क्या है, कोड है, ये है कोड, तो कोड से वर्ड को ही हम डिकोड कर लें कि भाई इससे इसका रिलेशन क्या है। तो पहले हम क्या लिखें, HHIM, और उसके नीचे ये क्या हो गया, ये हो गया कोड, और इधर नीचे हम उसको क्या लिख रहे हैं, उसका वर्ड लिख रहे हैं, दिस इज KILM, एंड वी आर गोइंग टू अप्रोच इन दिस वे। समझ रहे ना, ये कोड गिवन था, ये वर्ड गिवन था, तो हम इस तरह से पता कर रहे हैं भाई क्या बनने वाला है। ठीक है ना, कोड से वर्ड की अप्रोच कर रहे हैं। यही हम अप्लाई कर देंगे किस पे, ये हमें क्या गिवन है, KNAD, यहां से हम अप्लाई करेंगे जो भी मिलेगा। ठीक है, तो क्या अप्लाई करना है उसको पता करने के लिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखो H 8th लेटर होता है, K 11th लेटर होता है, तो H से 8 क्या हुआ है, +3 हुआ है। H से I जस्ट नेक्स्ट लेटर वी कैन से +1 हुआ है। I 9th लेटर होता है, L 12 लेटर होता है, तो कितना हुआ है, +3, एंड M से N जस्ट नेक्स्ट लेटर मतलब +1, तो +3 +1 +3 +1 और भी 1 to 1 जा रहा है। तो यही चीज हमें यहाँ पे करनी है, +3 अप्लाई करना है, +1 +3 +1। ये तो मैं लिखना समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको लिखने की नीड नहीं है, आप क्विक वे में वो दिमाग में ही इनको सॉल्व कर देना। मतलब दिमाग में कैसा, K 11th लेटर होता है, ये भी लिखना नहीं है, दिमाग में पता है। K 11 होता है, 11 + 3 करेंगे 14 आएगा, और 14th लेटर इज नथिंग बट N। हर किसी का पता मत करो, N पता कर लिया, अब जाओ N, इसमें भी सब में N है सिवाय इसके, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पहला क्या है, D। अब दूसरा देखो, N + 1 क्या होगा, O, सेकंड लेटर मस्ट बी O, यहाँ पे O है, यहाँ पे है नहीं है क्योंकि यहाँ A था, नहीं है ना, हट गया, यहाँ पे A है, हट गया, एक झटके में। मतलब बाकी का पूरा कैलकुलेशन 2-5 सेकंड बचा पा रहे हो ना, तो बचाओ ना, क्या दिक्कत है, पूरा करोगे तो A + 3 क्या हो जाता है, D, और D + 1 क्या हो जाता है, E, एंड दिस इज योर आंसर, ऑप्शन C। क्लियर है, इस तरह से चीजों को करना है। आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं ब्लड रिलेशंस की, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इजी बट समटाइम्स ट्रिकी। यहाँ पर देखो किस तरह से हमें अप्रोच करना होता है क्वेश्चन को, इसको समझते हैं। पॉइंटिंग टू अ लेडी, अ मैन सेड, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर इज ब्रदर ऑफ माई वाइफ। एक बार में मैं इसके बेसिक अप्रोच को बता दे रहा हूँ, अगर आप में से किसी को दिक्कत हो रही है तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो इजीली आप क्रैक कर पाओगे। होता क्या है पूरे सीन में, किसी एक पर्सन को पॉइंट करके कोई व्यक्ति कुछ कहेगा, मैन सेड, तो मैन कौन हो गया, बात कहने वाला, दैट मीन्स स्पीकर। इस व्यक्ति ने जो सेंटेंस कहा है, इस सेंटेंस से फैमिली ट्री बनानी है। फैमिली ट्री बनाने का एक तरीका याद रखना, जो सेंटेंस कहा गया है उसके बीच में कहीं आपको इज मिलेगा, तो इज के पहले का एक अलग पार्ट और इसके बाद का एक अलग पार्ट, इनको पार्ट अलग अलग तोड़ के पहले सेपरेट फैमिली ट्री छोटे छोटे बना लो, इजी हो जाता है। कैसे, देखो अगर हिंदी ट्रांसलेशन करोगे ना इसका, बहुत इजी पड़ेगा। कैसे, देखो, सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, हिंदी ट्रांसलेशन करो, हर ओनली ब्रदर्स सन, जो लेडी है, हर मतलब किसको पॉइंट किया गया, उस लेडी को, हर किसको बोला जा रहा है, उस लेडी को, लेडी के ओनली ब्रदर का सन, हिंदी ट्रांसलेशन हो गया, ये लेडी है,
लेडी के ये ओनली ब्रदर हो गए, है ना, लेडी के ओनली ब्रदर का सन, है ना, इस पर्सन का ये कौन हो गया, सन। अब यहाँ आके बात अपनी रुक गई, ठीक है, इस पर्सन के पास बात रुक गई। अब आते हैं, रुक गई क्यों, क्योंकि इसका पार्ट हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब इसको हिंदी ट्रांसलेट करते हैं। माय मतलब मैन स्पीकर है, मैन सेड, तो मैन अपने आप को माय बोल रहा होगा यहाँ पे पूरे सेंटेंस में। माय मतलब वो मैन जो स्पीकर है, ठीक है। इसने क्या कहा, मेरी वाइफ का ब्रदर, साइड में बना लो, मेरी वाइफ का ब्रदर। इस पर्सन की ये वाइफ है और इसका ये क्या हो रहा है, ब्रदर हो रहा है। तो ये पर्सन है कौन, मेरी वाइफ का ब्रदर उस लेडी के ओनली ब्रदर का सन है। मेरी वाइफ का ब्रदर उस लेडी के ओनली ब्रदर का सन है, मतलब ये दोनों क्या है, एक ही है। तो इस पूरे पार्ट को उठा के इससे कनेक्ट कर दो, ये कॉमन बना दो, मतलब ये पर्सन और ये पर्सन क्या हो गया, कॉमन हो गया। कॉमन हो गया तो सीधा सीधा से कनेक्ट कर देंगे हम। ये पर्सन है, उसकी एक सिस्टर है, ये सिस्टर के हस्बैंड कौन है, वो मैन, मतलब जो स्पीकर है। इसने क्या कहा, इसने कहा ना कि मेरी वाइफ, मतलब ये हो गई इसकी वाइफ, और इसका क्या हो गया, ये ब्रदर, है ना, इसका क्या हो गया, ये ब्रदर। तो मेरी वाइफ का ब्रदर उस लेडी के ओनली ब्रदर का सन है, मतलब ये कॉमन मैन हो गया। अब यहां से इंटरेस्टिंग चीज क्या मिल रही है पता है आपको, देखो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द मैन। हाउ इज द लेडी, क्वेश्चन इसके लिए पूछा जा रहा है कि भैया ये लेडी इस मैन की कौन है। तो देखो इस मैन की वाइफ के फादर की सिस्टर है, ये लेडी का ब्रदर है, तो ये क्या हो जाएगी, सिस्टर हो जाएगी, इसकी सिस्टर हो जाएगी। तो मैन के फादर इन लॉ की सिस्टर कह सकते हैं, तो the lady is sister of this man and this man is father in law of this man, okay, so lady is sister of father in law, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत प्यारा सा एक छोटा सा सेट है, आई होप ये आपको बन जाएगा, क्लियर हो जाएगा। देखिए इन्होंने कहा है कि नंबर ऑफ मेल फीमेल इक्वल है एक फैमिली में और 6 पर्सन है एक फैमिली में, ए बी सी डी ई एफ, उसमें मेल फीमेल इक्वल हो रहे हैं। ए एंड ई सन है एफ के, ए एंड ई दोनों के दोनों एफ के, ए और ई सन है, ठीक है। याद रखिएगा मैं बॉक्स मेल के लिए यूज कर रहा हूँ और सर्किल फीमेल के लिए यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो एफ का सन ए है और ई है, ऐसा कहा गया है। डी मदर है 2 की, 1 बॉय 1 गर्ल, इसको अलग बनाते हैं। डी इज मदर ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल, डी मदर है, ठीक है। बी सन है ए का, इससे कनेक्ट हो जाएगा। देयर इज 1 मैरिड कपल इन द फैमिली एट प्रेजेंट। अब देखो 4 पर्सन यहाँ एंड 3 पर्सन यहाँ, ओवरऑल है तो हमारे पास 6 पर्सन ही ना, जिसमें कि मेल फीमेल इक्वल है ऐसा भी कहा गया है। तो हमारे पास 1 2 3 मेल हो चुके हैं, इसका मतलब एफ शुड बी फीमेल कैंडिडेट, ठीक है। अब ये और ये अलग नहीं, इनमें से कहीं ना कहीं हमें कॉमन करना पड़ेगा। 4 और 3 में से कोई ना कोई कॉमन होगा, 6 पर्सन हमें रखने हैं। तो ये चेक करो कि मैरिड कपल भी बन जाए एक हमारा, तो किसका मैरिड कपल बन सकता है, जैसे डी के चाइल्ड है तो डी और एफ ये दोनों तो फीमेल है। अगर डी और ई को एज अ कपल बनाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 तो 7 होंगे, तो डी और ई का भी कपल रिलेशन नहीं बनेगा। इसका भी चाइल्ड एक है, वो भी मेल, और इसका भी एक मेल चाइल्ड है, तो ये कॉमन कहीं ना कहीं चीजें हो रही हैं। डी ए की अगर हम वाइफ कंसीडर करते हैं, डी को ए की वाइफ कंसीडर करें तो ए का जो सन है वो डी का भी सन हो जाएगा, जो कि कहा जा रहा है। और डी की एक डॉटर भी है, हमारे पास भी मिसिंग है कौन, ए से लेके एफ तक में एक कोई मिसिंग है कौन, सी, तो सी आ जाएगी, तो सी डी की डॉटर हो जाएगी, मतलब सी ए की भी डॉटर हो जाएगी। इस तरह से पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंसेस कैन बी ड्रॉन, है ना। तो ए बी सी ऑल आर फीमेल, नहीं, ए और बी तो मेल हो गए। ए इज द हस्बैंड ऑफ डी, यस, डी का हस्बैंड ए हो गया, ये हमारा आंसर कंफर्म है। ए इज द हस्बैंड ऑफ डी, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ आ रही है चीजें, पक्का, ठीक है। अगेन
यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एक डाइस। डाइस के मैंने यहाँ 2-3 क्वेश्चन लिए हुए हैं जिनमें से आप टोटल डाइस के पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। इसको मैं समझूं इससे पहले आपको एक चीज समझा दूं कि जब भी डाइस आपको गिवन होगा है ना, एट अ टाइम 2 डिफरेंट पोजीशंस गिवन होंगी, हमेशा ध्यान रखिएगा, है ना। और डाइस हम कौन सा वाला पढ़ना है? ऑर्डिनरी डाइस। ऑर्डिनरी डाइस पे जनरली क्वेश्चन आते हैं आपके। ऑर्डिनरी डाइस में मतलब मार्किंग नंबर, अल्फाबेट, सिंबल कुछ भी हो सकता है। नंबर भी हुए और 1 से 6 तक भी हुए, तो ये जरूरी नहीं है कि 1 अपोजिट 6 के होगा, 2 अपोजिट 5 के होगा और 3 अपोजिट 4 का होगा। जो स्टैंडर्ड डाइस में होता है, जो जैसे लूडो सांप सीढ़ी आप खेलते हैं उसमें स्टैंडर्ड डाइस यूज होता है जिसका 1 6 अपोजिट होता है, 2 5 अपोजिट होता है और 3 4 के अपोजिट होता है। बट यहाँ जरूरी नहीं है। ऑर्डिनरी जनरली जो क्वेश्चन आते हैं ऑर्डिनरी डाइस पे आते हैं। अब ये पहचान कैसे करें कि सर ऑर्डिनरी डाइस है? तो उसमें देखो आप जो भी होगा, जैसे यहाँ पे 4 और 3 है, एडजेसेंट है, तो ये ऑर्डिनरी डाइस होगा। अगर स्टैंडर्ड होता तो 4 के अपोजिट सरफेस पे 3 होता है या 3 के अपोजिट पे 4 होता है। तो इस तरह से हमें चीजों को समझने की जरूरत है, ठीक है ना। फिलहाल हम आते हैं, तो हमें क्या गिवन होगा जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? तो डाइस के 2 डिफरेंट पोजीशंस हमें गिवन होंगे। हम उनमें से क्या करें, जैसे 2 5 1 6 1 3, ऐसा मैंने कुछ कर दिया। तो यहाँ पर होता क्या है, अगर एक पोजीशन कोई कॉमन है, जस्ट लाइक मैंने चलो यहाँ 4 कर दे रहा हूँ, ये 4 कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक डिजिट है जो कॉमन है, क्या है? 4 यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, बाकी क्या अलग अलग है। तो कौन से सरफेस के अपोजिट क्या आने वाला है वो हमें पता करना है। जबकि 1 से लेकर 6 तक 1 डिजिट ऑन ईच फेस मार्किंग है। तो हम क्या करेंगे, इसको पता करने का एक शॉर्ट ट्रिक है कि 4 से क्लॉकवाइज इसको घुमा देंगे, इसको भी 4 से क्लॉकवाइज घुमा देंगे कॉमन सरफेस से। लिस्ट करेंगे 4 5 2 4 5 2, इससे भी लिस्ट करो 4 6 3, क्लॉकवाइज घुमाओ 4 6 3 4 6 3। ये जो आमने सामने वाले एलिमेंट्स हैं, दीज आर अपोजिट ऑफ ईच अदर, ठीक है, दीज आर अपोजिट। अब 4 4 के अपोजिट नहीं होगा क्योंकि मेंशन किया गया है कि 1 6 के अपोजिट होगा। तो 4 के अपोजिट क्या होगा? जो 1 से लेकर 6 तक रिमेनिंग है, क्या? 1। तो 4 और 1 ये आपस में अपोजिट, 5 और 6 ये आपस में, और 2 और 3 ये आपस में अपोजिट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन जिसके बारे में पूछा जाएगा हम इजीली बता पाएंगे। दूसरी चीज ये रहेगी कि अगर आपको सिचुएशन कुछ ऐसी दे दी जाए जिसमें डाइस है उसको रोटेट करके दूसरी पोजीशन शो की जाए, जैसा कि यहाँ किया था, डाइस को रोटेट करके दूसरी पोजीशन शो की गई। यहाँ पर भी कुछ भी मार्किंग में कर दे रहा हूँ। सपोज मैंने बोल दिया है 2 5 3 1 3 2, ऐसा कर दिया मैंने। तो यहाँ पर अब ये ध्यान रखना है कि भाई कॉमन कौन कौन है। एक तो कॉमन हो गया क्या? 2, और एक हो गया क्या? 3। तो इनका कहना है ये शॉर्टकट नंबर 2 है, शॉर्टकट नंबर 2 है, और ये शॉर्टकट नंबर 1 थी जिससे हम पता कर रहे थे। शॉर्टकट नंबर 2 का ये कहना है कि रिमेनिंग पोजीशन 1 से क्या है? 5। भाई 2 तो 3 ये कॉमन हो गए, तो 5 रिमेनिंग यहाँ से है और 1 यहाँ से रिमेनिंग है। तो जो रिमेनिंग है ना, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, बाकी का हम पता नहीं कर सकते। ये इनका फंडा होता है, ठीक है। इन फैक्ट्स को ध्यान रखेंगे और फिर हम आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अ डाइस इज थ्रोन 3 टाइम्स, एक ही डाइस है 3 बार करा गया रोल, डिफरेंट पोजीशंस शो हैं, देन नंबर ऑफ ऑन द फेस अपोजिट टू दैट शोइंग 3। तो 3 के अपोजिट बताना है। सीधी सी बात क्या है, 3 के अपोजिट क्या आएगा ये बताना है। तो मैंने अभी तक जो रूल आपको सिखाया है उसकी हेल्प अगर हम लेते हैं, ध्यान रखिएगा, या तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन कर लो। जैसे 3 के अपोजिट में क्या नहीं हो सकता? 2 नहीं हो सकता। 3 के अपोजिट में 1 नहीं हो सकता, क्यों? ये तो एडजेसेंट है, तो ऑप्शन ए हट चुका है कम से कम। 3 के अपोजिट में 1 नहीं हो सकता है, ऑलरेडी हट चुका है। 3 के अपोजिट में 5 भी नहीं हो सकता क्योंकि एडजेसेंट पे रखा है ना, तो अपोजिट नहीं होगा, ठीक है। फिर देखो 3 के एडजेसेंट 4 रखा है, मतलब 3 के अपोजिट 4 नहीं होगा, तो ये ऑप्शन हट गया। ऑप्शन इज डी। हम इस तरह से भी पता कर सकते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन इज द मेथड। तो 2 तरीके वो बता दिए, एक ये तरीका बता दिया। अब आते हैं, अगर एक ओपन डाइस को क्लोज्ड डाइस में कन्वर्ट करें तो कैसा दिखेगा। तो हमेशा ध्यान रखना वही फंडा काम करता है ऑप्शन एलिमिनेशन वाला, एक अच्छे तरीके से। लेकिन कभी ऐसी साइज आपको दे दी जाए तो कैसे करेंगे, थोड़ा सा इजी पे आते हैं। इससे पहले इजी बनाते हैं। मान लो आपके पास एक ओपन कार्टून बॉक्स है या डब्बा है या कुछ भी है बॉक्स, और वो कुछ ऐसे दिख रहा हो, आपने ओपन किया कुछ ऐसे दिख रहा है, ठीक है। तो आप यहां देखेंगे कि इस वाले सरफेस के ऑपोजिट कौन सा सरफेस आएगा? ये वाला। जब आप बंद करेंगे ना तो ये चीज आपस में अपोजिट होगी।
इस वाले सरफेस के अपोजिट में कौन सा सरफेस आएगा, ये वाला सरफेस आएगा। एंड अब आप समझ गए होंगे कि जो रिमेनिंग सरफेसेस हैं वो कौन कौन से हैं, ये वाला सरफेस और ये वाला, ये एक दूसरे से ऑपोजिट पड़ जाएंगे। जब हम इस तरह से बंद करेंगे तो ये आमने सामने, इसको और इसको ब्लैक वाले को करेंगे और ये ग्रीन वाला ऊपर से बंद करेंगे तो सब आमने सामने आ जाए। तो ये ऑल्टरनेट चलता है, एक एक छोड़ के, एक एक छोड़ के, ठीक है ना। पर कभी इस टाइप का दे दिया जाए तो क्या होगा, एक चीज और, ये वाला फेस कहीं भी चिपका हो और ये यहाँ हो तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेफ्ट वाला हमेशा राइट के अपोजिट ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। इस वाले अरेंजमेंट में स्पेशली क्या होता है, ये वाला इसके अपोजिट रहेगा, ये वाला इसके अपोजिट रहेगा, एक एक छोड़ के। और इंपॉर्टेंट, ये जो बीच वाला है वो इसके बीच वाले के अपोजिट रहेगा, इसका बीच वाला ये अपोजिट रहेगा, ठीक है। इन्हीं चीजों का हम यूज करेंगे ऑप्शन एलिमिनेशन के लिए। कैसे, देखिए, क्योंकि स्टार और हैशटैग आपस में अपोजिट आने चाहिए, कहीं भी कॉमन सरफेस पे मिले, जैसा कि यहाँ है स्टार और हैशटैग कॉमन सरफेस पे, तो ये ऑप्शन गलत है। इसको जब हम बंद करेंगे तो ये क्लोज्ड डाइस इसका सही फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ अपोजिट होने चाहिए और ये एडजेसेंट रखे। अब किसी दूसरे को उठाओ, परसेंट और ग्रेटर देन, यहाँ देखिए आप, परसेंट और ग्रेटर देन एडजेसेंट पे है तो ये करेक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। अब उठा लो डॉलर और आई को, डॉलर और आई कहीं है क्या, ये देखो डॉलर और आई एडजेसेंट पे, जबकि होना क्या चाहिए, अपोजिट पे होना चाहिए, तो ये भी करेक्ट फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ ऐसा कोई रूल वायलेशन नहीं है, दिस इज द करेक्ट। आप देखो ना, यहाँ पर स्टार हैशटैग का है वो भी नहीं मैच कर रहा है, परसेंट ग्रेटर देन वो भी नहीं मैच कर रहा है, डॉलर आई वो भी नहीं कर, मतलब दिस इज द परफेक्ट, ये आपका बन जाएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन जहां से आप समझ सकते हैं, चीजों को सीख सकते हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, all the 6 faces of a cube are different color, the green face is opposite to the black face, the red face is between the green and black, मतलब कुल मिला के we have a dice, है ना। क्या कर दिया इन्होंने, सभी कलर कर दिए, the green face opposite to the black face, यहाँ पे सपोज ग्रीन है, ब्लैक हमने नीचे ले लिया, रेड फेस बिटवीन ग्रीन एंड ब्लैक, चारों तरफ खाली था रेड, मानो मैंने ग्रीन ब्लैक के बीच में यहाँ ले लिया, ब्लू फेस एडजेसेंट टू व्हाइट फेस और येलो फेस एडजेसेंट टू द ब्लू फेस, तो ब्लू फेस कॉमन हो गया, ब्लू से एक तरफ व्हाइट होगा एक तरफ येलो होगा, तो एक जगह जो पीछे वाली खाली है ये ब्लू होना चाहिए, ठीक है, ये क्या था ब्लैक। अब एक जगह हम येलो रखें तो दूसरी जगह व्हाइट, या यहाँ पे व्हाइट रखें तो दूसरी जगह येलो, इस तरह से चीजें हो जाएंगी, क्लियर हुआ। अब इसके ऊपर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू, रेड एंड ब्लू फेस एडजेसेंट टू ईच अदर, रेड एंड ब्लू हमेशा अपोजिट रहेंगे, व्हाइट इज अपोजिट टू येलो, यस दिस इज डेफिनेटली ट्रू, किसी भी कंडीशन में व्हाइट और येलो आपस में अपोजिट रहेगा, दिस इज डेफिनेटली ट्रू। सो यहां तक चीजें आपकी बनी हैं, समझ में आई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, फटाफट से समझते हैं, आप पॉज करके इनको चेक करते जाइएगा। 99 से 82 मिला कैसे, 99 में डिजिट को मल्टीप्लाई किया और डिजिट को मल्टीप्लाई करने से मिलेगा 81, 81 से ये क्या है 82, अगला है 18, तो 18 कैसे मिला, 82 की डिजिट को मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट मिला 16, 16 से क्या किया है +2, यहाँ पे +1 करने से मिला था। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, 1 और 8 की डिजिट को मल्टीप्लाई किया 9 मिला, और अगला टर्म क्या रखा है 11, तो 9 से 11 क्या हो रहा है प्लस, सॉरी 1 8 का 8 आएगा, 8 + 3, तो ये ट्रेंड बना है कि जो रिजल्ट आ रहा है रिजल्ट के साथ +1 से नेक्स्ट, रिजल्ट के साथ +2 से नेक्स्ट, रिजल्ट के साथ +3 से नेक्स्ट, तो अब क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या है 1 × 1 1, और नेक्स्ट क्या होगा +4 करने से, तो 1 + 4 रिजल्ट इज 5, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। उम्मीद करता हूँ ये लॉजिक समझ में आया होगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगेन एक अल्फान्यूमेरिक सीरीज है, इस पे देखते हैं क्या हो रहा है, J to Z। देखो इस टाइप की क्वेश्चन में हमेशा किसी एक को उठा लो, फर्स्ट लेटर रिलेट करता है, सेकंड डिजिट जो है रिलेट करेगा, इस तरह से जाना होगा। तो आप देख सकते हो कि ये जो नंबर सीरीज है ये है 2 4 7 मिसिंग 16 और 22, इसमें आप देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पता नहीं है, यहाँ पे पता नहीं है, यहाँ पे कितना हो रहा है ये 6, तो अगर इस ट्रेंड को फॉलो किया जाए 2 3, तो यहाँ 4 और यहाँ 5 होना चाहिए था, ठीक है, तो ये ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा। तो इन दोनों के सम से नेक्स्ट मिल रहा है, तो 4 और इसके सम से क्या मिलेगा 11, 11 से हमें ये ऑप्शन हट जाएगा। अब किसी एक को ले लो, जैसे हम इस सीरीज में लें तो ये थर्ड,
z से -2 करने से x, x से -2 करने से v, v से -2 करोगे तो t मिलना चाहिए, जो कि एक ही जगह है, क्योंकि ऑप्शन ए में मिल रहा है। ठीक है, इस तरह से जब दो चीजें हो गई हैं एलिमिनेट, पहले भी आप देखो g मिल रहा था, तो हमें लास्ट लेटर ही चेक करना था, जो कि मिल गया है। अब आते हैं और एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसको हम फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, MDPK RTWR around a circle facing the center, D is second to right of P। देखो 7 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7 जो सेंटर देख रहे हैं, D second to the right of P। मान लो P यहाँ है, P सेंटर देखेगा, D सेकंड तो मतलब D यहाँ पर आ जाएगा। Who is third to right of K? कौन? P is third to right of K, तो 1 2 3 अगर हम K को यहाँ रखें तो K सेंटर देखने के कारण से K के राइट थर्ड P आ जाएगा, यही कहा जा रहा है कि P is third to right of K, sorted है। T is third to right of W। Who is means W is not immediate neighbor of D। अब W इन दोनों प्लेस पर नहीं आएगा, तो W इन दोनों में से कहीं आएगा, लेकिन T थर्ड टू राइट ऑफ W है, W यहाँ रखा होगा तो 1 2 3 यहाँ T नहीं आ सकता, तो W यहाँ भी ब्लॉक है, तो W को यहाँ रखा और T थर्ड टू राइट ऑफ W, W को फोकस कराया सेंटर, इसके राइट 1 2 3 पे यहाँ पे T रखा। अब ये दो खाली है हमारे पास ब्लॉक, ये और ये, ठीक है, जिसमें कि लास्ट कहा है कि M थर्ड टू लेफ्ट ऑफ R। अगर आप R को यहाँ रखो तो R सेंटर देखने के कारण से इसके लेफ्ट में थर्ड M यहाँ हो जाएगा, R यहाँ रखोगे तो इसके लेफ्ट थर्ड पे P बैठा हुआ है, एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ये बनेगा। और इसमें क्वेश्चन पूछा है कि सेकंड टू राइट ऑफ T कौन है, तो T के राइट में सेकंड अगर देखा जाए तो कौन होगा, M होगा। इज दैट क्लियर? इस तरह से हमने ये देखे। अब लास्ट के दो क्वेश्चन जो क्रिटिकली बेस्ड हैं, इन्होंने क्या कहा है, एजम्पशन पता करना है कि स्टेटमेंट है हमारे पास, मोस्ट ऑफ द जॉब अपॉइंटमेंट्स हैव अ 1 और 2 ईयर प्रोविजन पीरियड। क्यों होगा ऐसा, एजम्पशन 1 हम लेते हैं, इट इज डिफिकल्ट टू जज द एबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट कंप्लीटली एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। क्या ये सही बात है? यस, अपने आप में ये सही बात है, पहला वाला तो वैलिड है। सेकंड, पीपल डू नॉट ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट देयर मैक्सिमम पोटेंशियल ड्यूरिंग द प्रोविजन पीरियड, या ये चीज तो रिलेट नहीं कर पा रही है, बट हाँ जो रीजन है वो पहला वाला कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, सेकंड आई मीन लास्ट क्वेश्चन कोर्स ऑफ एक्शन है, a very large number of students have failed in the final high school examination due to faulty question in one of the subject। तो देखो इस पे कोर्स ऑफ एक्शन जब भी लेना है हमें अपने आप को अथॉरिटी समझ के लेना है। पहला, all the students who have failed in the subject should be allowed to take supplementary examination। yes, this should be क्योंकि इससे सॉल्यूशन हो रहा है ना। all those who have responsible for the errors should be suspended and an inquiry should be initiated to find out facts। सही बात है, क्योंकि उनको ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए कि भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं बच्चों के, तो ये चीज भी वैलिड मानी जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, दोनों के दोनों वैलिड माने जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड, है ना। इफ यू आर न्यू देन सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड दिस इज राघवेंद्र द्विवेदी साइनिंग ऑफ। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।